नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि हर बार लगभग एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये है वीडियो नंबर 2। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन को मैंने बताया है जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। इसमें भी मैं हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है वीडियो नंबर 2। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हम लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले यदि प्रश्न पर बात करें तो कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र किस प्रकार जो है सामाजिक विविधता में सामंजस्य लाता है, ये हम लोगों का प्रश्न है। यदि इसका आंसर पर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह से सामाजिक विभाजन को संभालती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का यदि देखें तो अनेक तरह से क्या करती है, सामाजिक विभाजन को संभालने का काम करती है। इससे इसके बीच टकराव का विस्फोटक या हिंसात्मक रूप लेने का अंदेशा थोड़ा कम हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो आपसी टकराव, आपसी लड़ाई जो होने की संभावना जो होती है, ये हिंसा होने की संभावना जो होती है, ये कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूह के बीच के टकराव को स्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। कोई भी समूह का यदि बात किया जाए तो आपसी टकराव को जो है वो स्थायी तौर पर कभी भी समाप्त नहीं कर सकता है, और इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपस में बातचीत करके जो है सामंजस्य बैठाने का तरीका किया जा सकता है। आगे हम लोगों को यदि पढ़े तो आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। यदि हम लोग बात करें तो सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही एक बड़ा गुण है, और इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। देखिए, कुछ शर्तों को भी पूरा करना होता है। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कुछ शर्त क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, नहीं पता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा यदि आप लोग कमेंट करते हो तो। बस आपको छोटा सा काम करना है कि मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ वीडियोज़ को शेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है, परंतु बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। ठीक है, यदि लोकतंत्र का बात करें तो लोकतंत्र का अर्थ ऐसा नहीं है कि जिसका बहुमत है बस वो शासन करेगा, परंतु बहुमत यदि मिल जाता है तो सदा ही अल्पमत का मतलब जो कम संख्या में है, जिनका मत कम है, उनका भी ध्यान रखना होता है। उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनता की इच्छा के अनुसार प्रतिनिधित्व कर सकती है। ठीक है, यदि आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा यदि ना बोल करके आप लोगों को बहुत सटीक और बहुत छोटे में आंसर देना है तो आप लोग बोल सकते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं कि समान अधिकार दे करके, उनको सम्मान दे करके हम लोग सामंजस्य बैठा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल शब्द में आप लोग बोल सकते हो, लेकिन आप लोगों को तो लॉन्ग लिखना होता है। ठीक है, चलिए यदि बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय भारत का औद्योगिक उत्पादन जो है बढ़ा, क्यों बढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोगों के आंसर में बताया जा रहा है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके कारण थी। क्या क्या कारण था, तो पहला कारण पर यदि बात करें तो पहला कारण कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि इसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। देखिए, पहला विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन जो है कुछ इस प्रकार से युद्ध में उलझ चुका था कि अब उसका बस एक ही ध्यान था कि किसी तरीके से जो है अपना बचाव किया जाए, और इसी के कारण कह रहे हैं अब वह भारत में अपने माल को निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योग को पनपने का अवसर मिल गया। जिससे क्या हुआ कि अपना जो सामान मतलब ब्रिटेन में या अंग्रेज लोग जो अपने सामान को बनाते थे वो क्या करने लगे कि ब्रिटेन वासी हमारे देश में निर्यात ना करके वो क्या करने लगे कि खुद का बचाव में लग गया, जिसके कारण भारत में जो उद्योग थे उन लोगों को पनपने का, उन लोगों को वस्तु बनाने का मौका मिल गया, जिसके कारण जो है वे लोग आगे बढ़ने लगे। दूसरा पॉइंट में यदि बात करें तो दूसरा पॉइंट में हम लोगों को बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गया। इंग्लैंड का यदि बात किया जाए तो जितने भी कारखाना थे जो निर्यात करता था वो लोग अलग अलग चीज़ों को ना बना करके सैनिक सामग्री मतलब सेना को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होने लगी थी उन सभी चीज़ों को बनाने लगे। इसीलिए भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया, और इसीलिए जो भारत का जितना भी बड़ा बाजार था उन सभी बाजार में भारत का ही सामान जो है बिकने लग गया था।
तीसरा पॉइंट पर बात करें तो जिसमें कह रहा है एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को एक सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़े के लिए अनेक प्रकार का सामान आदि के ऑर्डर मिल गए। तो उनमें नई जान आ गई। जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारतीय उद्योगों में भी वैसे वैसे प्रगति भी होता चला गया। देखिए भारत के लोगों को क्या मिलने लगा, फौज के लिए वर्दी बनाने के लिए, बूट बनाने के लिए, उसके बाद टेंट बनाने के लिए, घोड़े के लिए और भी सामान बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए भारत को ऑर्डर मिलने लगा और जिसके कारण क्या हुआ, भारत का जो उद्योग था वो उसको बढ़ने में मौका मिल गया। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए कि वास्तव में महामंदी हुआ था, क्यों हुआ था, तो उसके कारणों को आप लोगों को बताने बोला है। कह रहे कि 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के दौर के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अब क्या क्या प्रमुख कारण था, देखिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि वीडियोस अच्छा लगे ना तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो अपलोड करता रहूं। ठीक है, चलिए तब बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। यदि बात करें औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा और 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्रित हो गया कि इनका कोई खरीदार ना रहा। और 1930 तक क्या हुआ कि ये लोग इतना ज़्यादा मात्रा में जो है वस्तु का उत्पादन करने लगे कि अब उसको एक समस्या उत्पन्न हो गई कि इतना सारा सामान खरीदेगा कौन। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादकता या उत्पादन के कारण कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी और कृषि उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी कीमत गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया और किसानों को नुकसान होने लगा, जिसके कारण वो अपना आय को और बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण वो क्या करने लगे, उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। अब देखो बाजार में जितना सामान आने लगा उससे कीमत और ज़्यादा घट जाती है, तो उससे यही चीज़ हुआ कि ज़्यादा उत्पादन हो गया जिसके कारण कीमत और ज़्यादा गिरने लगी थी। ठीक है, और संकट के पूर्व बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था जो घटकर केवल चौथाई रह गया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अमेरिका से कर्ज लेकर के रखा था, लेकिन इस बार कर घट करके चौथाई रह गया। चौथाई मतलब मान लेते 100 रुपया लिया था तब वो 25 रुपया हो गया। ठीक है, चौथाई मतलब होता है 1/4। ठीक है, और जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया और जो लोग अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे कि अमेरिका से हम लोग को कर्ज लेना है, तो उन लोगों के सामने गहरा संकट भी खड़ा हो गया था। अगला प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों को बताया जा रहा है कि भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के सड़कों का विस्तृत विवरण दे। ठीक है, मतलब हम लोगों को जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जितनी भी प्रकार के सड़कें पाई जाती है उसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत मतलब होता है बड़े रूप से। ठीक है, आप लोगों को विवरण देना है, मतलब उसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कें निम्नलिखित है। पहला हम लोगों का भारत में जो पाया जाता है सड़क उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग ये देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, तो विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है और इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यदि बात करें हम लोग तो हम लोगों का देश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है राजमार्ग संख्या 7। ठीक है, आगे बात करें ये है 2369 किलोमीटर की लंबाई में वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं भदुरे नहीं होगा, ये मदुरै होगा, मदुरै होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी देखरेख का दायित्व केंद्र सरकार पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जगह का नाम दिया गया है इधर यहाँ से होकर के गुजर के जाती है राष्ट्रीय राजमार्ग और इसका देखरेख पर जितना भी खर्चा होता है ये केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जाती है। ठीक है, आगे यदि बात करें दूसरा नंबर पर जो है हम लोगों का राज्य राजमार्ग। ठीक है, राज्य राजमार्ग में बताया जा रहा है कि यह राजमार्ग राज्य की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसका दायित्व राज्य सरकार का होता है। इस पर जितने भी खर्च वगैरह जो होती है ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उसके बाद है जिला सड़कें। तो जिला सड़कें राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय को जोड़ती है और देश में कुल 14% जिला सड़कें हैं। ठीक है, देश में यदि बात करें तो 14% जो है ये जिला सड़कें हैं।
और अंत में आता है हम लोगों का ग्रामीण सड़कें। ठीक है, तो ये सड़कें विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ती है। देश की कुल सड़कों में इसका हिस्सा 14% है, इसका भी हिस्सा जो है 14% ही है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए आप लोगों को कि एग्जाम में कौन कौन सा सवाल जो है बहुत बार आया हुआ है या कौन कौन सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे डाउन होगा तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि मैं वीडियो ना बनाऊं, तो इसीलिए आप लोग मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।